Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about normal events of puerperium. See, what is puerperium? Time immediately after delivery extending up to 4 to 6 weeks. मीन्स डिलीवरी के बाद का जो 4 to 6 वीक का टाइम होता है ना, उसी को हम puerperium कहते हैं. इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर बॉडी टू गेट इनटू नॉर्मल शेप एंड साइज. मीन्स इस टाइम में यूट्रस जो होता है ना, वो धीरे धीरे श्रिंक करके अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाता है. ओके सी, इस प्यूरिपेरियम में मीन्स जो 6 वीक का जो ये टाइम है, इसमें पेशेंट को ज़्यादा बाहर के ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्टेड पीपल से एक्सपोज होने से बचाते हैं. बिकॉज इस टाइम में वुमेन जो होती है ना, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में होती है. सो इस टाइम में कई सारे डिजीज होने का रिस्क ज़्यादा होता है. सो वी विल डिस्कस दैट ट्यूबरकुलोसिस इज द वर्स इन अ वुमेन व्हेन शी इज इन अ प्यूरिपेरियम स्टेट. जब एक वुमेन जो होती है वो प्रिपेरियल स्टेट में होती है, तो उस टाइम में सबसे जो बैड प्रोग्नोसिस होता है वो ट्यूबरकुलोसिस का ही होता है. ओके, सो इन द प्यूरिपेरियम वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ द वुमेन. नाउ लेट्स सी द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूरिपेरियम. तो चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नॉर्मल हो सकते हैं या एबनॉर्मल. सो नॉर्मल चेंजेस में होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंजेस एंड सिस्टेमिक चेंजेस. ओके, एंड एबनॉर्मल इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए, मे बी इंडोमेट्राइटिस हो सकता है पेशेंट को, वुंड इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि इपिसिटोमी का ही वुंड इन्फेक्ट हो जाए, ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम मास्टाइटिस भी कहते हैं, और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल इवेंट ऑफ चेंजेस इन प्यूरिपेरियम. सी, यूट्रस का वेट जो होता है ना प्रेगनेंसी में, वो 1000 ग्राम मीन्स अप टू 1 kg तक का हो जाता है. एंड फिर ये डिलीवरी के बाद स्लोली ये साइज जो है ना यूट्रस का, ये कम होने लगता है, क्योंकि यूट्रस श्रिंक होने लगता है, एंड ये 100 ग्राम तक का रह जाता है अप्रॉक्स डिलीवरी के बाद में. ओके, सी, डिलीवरी के बाद जो रेट ऑफ इन्वोल्यूशन होता है ना, ये इमिडिएटली डिलीवरी के बाद यूट्रस अम्बिलिकस के नीचे या फिर अम्बिलिकस के लेवल पर आ जाता है. एट डिलीवरी ये अम्बिलिकस है, और ये अम्बिलिकस के नीचे अम्बिलिकस के लेवल पे आ जाता है यूट्रस. एंड इस टाइम पर फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? ये अम्बिलिकस से थोड़ी सी नीचे यहाँ पे होती है फैलोपियन ट्यूब. तो इसलिए जब यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, मीन्स अम्बिलिकस के थोड़ा सा नीचे है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन है ना यूट्रस, तो इस टाइम पर हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. सो बेस्ट टाइम टू डू परपेरियल स्टेरिलाइजेशन इज विद इन 2 to 3 days ऑफ डिलीवरी. मीन्स डिलीवरी के 2 से 3 दिन के अंदर में अगर आप चाहो तो स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो, एंड ये बेस्ट टाइम होता है. एंड मैक्सिमम हम अप टू 7 to 10 days तक परपेरियल स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं. तो यूट्रस पेल्विस में कब जाता है? तो यूट्रस पेल्विस में जाता है 10 to 14 days पर, रफली 2 weeks में. सो यूट्रस बिकम अ पेल्विक ऑर्गन बाय 10 to 14 days. इसलिए प्रिपेरियल स्टेरिलाइजेशन हम मैक्सिमम 10 days तक ही करते हैं. ओके, बिकॉज तब तक ये 10 days तक ये यूट्रस जो है ना, ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है. ओके, नाउ सी व्हेन द यूट्रस बिकम नॉर्मल ऑर्गन. एक नॉर्मल ऑर्गन कब बन जाता है यूट्रस? तो ये 4 to 6 weeks में नॉर्मल ऑर्गन हो जाता है. एंड ये इन सारे पर MCQs आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द चेंजेस ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स में क्या नॉर्मल चेंजेस होते हैं? तो सर्विक्स जो सॉफ्ट हो जाता है काफ़ी, जो 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है डिलीवरी के टाइम में, वो फिर से धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है. एंड उसके बाद में क्या होता है ना कि ईपीथेलियम स्टार्ट्स टू रीग्रो. ईपीथेलियम जो है ना सर्विक्स के, वो रीग्रो होने लगते हैं, दोबारा से ग्रो होने लगता है. एंड इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होता है ना कॉलमनर एपिथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियम के बीच का, वो क्या होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है डिलीवरी के में इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स के चलते. सर्विक्स जो इफेस्ड होता है, तो उस टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो खत्म हो जाता है. एंड ये जो सेल्स होते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन जोन के, वे फॉल कर जाते हैं, झड़ जाते हैं डिलीवरी के टाइम में. तो डिलीवरी के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन के सेल्स जो है ना, ये फिर से ग्रो करने लगते हैं, तो एक न्यू हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन जोन बनने लगता है. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जोन स्टार्ट्स टू रिफॉर्म. epithelium of the transformation zone starts regrow. ओके,
तो जो कॉलमनर सेल्स होता है ना वो स्क्वेमस सेल्स बनने लगते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है ना कि समझो कि ये पुरपुरियम में हस्बैंड तो अपने वाइफ से सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं होता है, बट इफ़ वो बाहर सेक्सुअली एक्टिव होता है एंड इसकी वजह से वो क्या होता है, काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं उसके पास। एंड अब वो जब अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है कि बहुत सारे जर्म्स दे देता है, एंड इसमें इंक्लूडेड होते हैं HPV वायरस। ओके, एंड ये HPV वायरस जब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जोन पर जाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन अभी बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, मोर ससेप्टिबल टू CA सर्विक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है ये कैंसर सर्विक्स से बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, इसलिए कैंसर ऑफ द सर्विक्स का रिस्क बढ़ जाता है इस टाइम। सो प्यूबर्टी और डिलीवरी के बाद के टाइम में CA सर्विक्स होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नाउ सी द वेजाइनल चेंजेस। तो ये वेजाइना का इपिथेलियम भी जो है ना वो भी रीग्रो करने लगता है, एंड वेजाइनल श्रिंकिंग होने लगता है, इसकी भी साइज जो होती है वो श्रिंक करने लगती है, एंड इसकी रुगोसिटी जो होती है ना वो फिर से बनने लग जाती है। वेजाइना स्टार्ट श्रिंकिंग, रुगोज स्टार्ट टू रिफॉर्म फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड वीक। सेकेंड और थर्ड वीक से ही ऑनवर्ड, सेकेंड थर्ड वीक से ये रुगोसिटी जो होता है वो रीगेंड होने लगता है, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, बनने लगता है। इपिथेलियम ऑफ द वेजाइना स्टार्ट्स टू ग्रो बाय 6th वीक। जो वेजाइना का इपिथेलियम जो होता है वो स्टार्ट होता है ग्रो करना 6 वीक से, या फिर आप एवरेज में बोल सकते हो 4 to 6 वीक एवरेज में। ओके, सो लेट्स सी ब्रेस्ट चेंजेस। तो यू नो दैट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो ब्रेस्ट को रेडी करते हैं, एंड प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट में मिल्क बनाने का इन्फ्लुएंस देता है, और जब बेबी मदर के निपल पर सकलिंग करता है ना तो उससे ऑक्सीटोसिन जाता है एंड ये मिल्क लेट डाउन करता है। ओके, तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे हार्मोनल इवेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए। वी ऑलवेज सेज विदिन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड। चाहे कोई भी डिलीवरी हो, आइदर नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो सडन ड्रॉप ऑफ हार्मोन होता है ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोजेनेसिस। मीन्स दोनों, आप नॉर्मल डिलीवरी या सीजरियन दोनों में आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इस्टेब्लिश कर देना होता है विद इन 1 आवर। सी, तो ये जो सडन ड्रॉप ऑफ हार्मोन होता है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोजेनेसिस, और प्लस में होता है प्रोलैक्टिन का इंक्रीज होना, ये भी लैक्टोजेनेसिस में एक रोल अपना देता है। तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज एट सकलिंग होता है। ओके, रिमेंबर प्रोलैक्टिन जो होता है ना उसका बेसल लेवल जो होता है वो डिलीवरी के बाद थ्रू आउट लैक्टेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है, बट जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है बेबी को, जब बच्चा सकलिंग करता है निपल को, तब ये इस ब्रेस्ट फीडिंग के एपिसोड में इसी टाइम पर प्रोलैक्टिन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज करता है एंड ऑक्सीटोसिन के हेल्प से मिल्क लेट डाउन करता है। ओके, सो रिमेंबर प्रोलैक्टिन जो है वो जो लैक्टेशन का टाइम है उसमें इंक्रीज नहीं रहता है, जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उस टाइम पर इंक्रीज करता है एंड फिर वो नॉर्मल हो जाता है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। सो प्रोलैक्टिन ओनली इंक्रीजेस ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, सी कोलेस्ट्रॉल is the first important breast feed। ओके, एंड ये फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी उस टाइम में ये प्रोड्यूस होता है। जो फर्स्ट 2 to 3 days का जो मिल्क होता है ना उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो इवन ये सिजेरियन डिलीवरी में भी हम बेबी को विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं इफ़ वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो तो। ओके, हाँ, बट जनरल एनेस्थीसिया में अगर सिजेरियन हुआ है तो उसमें वेरिएशंस होते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 आवर एंड कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 24 आवर के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बट यही स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिजेरियन हुआ है तो विद इन 1 आवर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देना चाहिए। ओके, ओनली जनरल एनेस्थीसिया जो होता है ना उस केस में हम वेट करते हैं अप टू 24 आवर तक। बट इफ़ बेबी की कंडीशन सपोज ठीक नहीं है, मीन्स बेबी जो है आईवी फीड पर मेंटेन किया जा रहा है एंड बेबी को बेबी इंट्यूबेटेड है, तब बात अलग है। तो जब तक हम इस फीड को बेबी को दे सकते हैं तब तक देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एंड ऑल्सो रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके,
नाउ सी, इफ ब्रेस्ट फीडिंग ना दी जाए तो ब्रेस्ट जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी विद इन 2 to 3 वीक्स. ओके, तो मेनी मदर्स विलफुली डोंट गिव इट एंड दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस. सो इन दिस कंडीशन ब्रेस्ट विल रिटर्न टू नॉर्मल इफ नो ब्रेस्ट फीड इन 2 to 3 वीक्स. सी, प्यूरपेरियम में फ्लूइड सिक्रीट होते रहती है वेजाइना से एंड उसे हम कहते हैं लोकिया. सो डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग में तो लोकिया जो होता है वो ब्लड ही होता है एंड इसे हम लोकिया रूब्रा कहते हैं. तो ये जो होता है इसका जो टाइम होता है वो होता है 1st to 4th डे का सिक्रेशन जो होता है उसी को ही लोकिया बोलते हैं एंड ये रेड होता है, मोस्टली ये ब्लड होता है. ओके, नेक्स्ट है लोकिया सिरोसा. ये येलोविश इन कलर होता है एंड मोस्टली म्यूकस एंड सम आरबीसीज होते हैं इसमें. ये एक सीरस सिक्रेशन होता है. सो ये होता है 5th to 9th डे. ओके, एंड फिर होता है लास्ट लोकिया एल्बा जो 8 to 14 डे, कहीं कहीं 10th भी दिया है, 8 to 14 डे या 10 to 14 डे का जो सिक्रेशन होता है ना उसे हम बोलते हैं लोकिया एल्बा, जो वाइट कलर का होता है. अल्बा मीन्स ही वाइट होता है. ओके, एंड इट इज़ मोस्टली एपिथेलियल सेल्स. इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं एंड WBCs भी होते हैं. ओके, बट रिमेंबर लोकिया का जो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है तो लोकिया कितने दिनों तक आ सकता है. तो ये जो मैं रेंज बताई 1st to 4th डे लोकिया रूब्रा, 5th to 9th डे लोकिया सिरोसा एंड 10 to 14 डे लोकिया एल्बा, ये जो है ये तीनों के पर्टिकुलर अलग अलग रेंजेस हैं. बट ये तो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. बट जो अपर लिमिट है लोकिया का मीन्स थ्रू आउट जो लोकिया सिक्रीशन होता है वो कितने दिन तक होता है, तो उसका जो टाइम है वो है 25 to 26 डेज. ओके, तो 25 to 26 डेज तक लोकिया आता है तो वो नॉर्मल कहा जाता है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एबनॉर्मल चेंजेस और एबनॉर्मल इवेंट्स इन द प्यूरपेरियम एंड we will also discuss how to manage those abnormal events or abnormal changes. Okay, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.